हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे इस समय आपके उत्तर प्रदेश जो जीके कैप्सूल है, उसमें हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात कर रहे थे। तो कल नदियों का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, आज हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये कल की क्लास और आज की क्लास मिलाकर आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी पीडीएफ, ठीक है? तो इसको आप, इसीलिए मैंने कल नहीं डाला था कि दोनों क्लास एक ही टॉपिक का एक ही पीडीएफ होता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से निकलती है, फिर बिहार में जाती है। एग्जिट कहाँ से करती है? गाजीपुर से करती है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट वो भी नहीं गलत है, लेकिन अंततः बलिया से ही निकलती है। तो ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कि जो गंगा नदी है आपकी, तो सबसे पहले ये गाजीपुर से बिहार, बक्सर बिहार जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो गाजीपुर से ही प्रवेश करती है। उसके बाद फिर ये गाजीपुर बिहार से बलिया आ जाती है, फिर बलिया से ये भोजपुर बिहार में फिर प्रवेश कर जाती है, यानी कि अंततः यह बलिया से ही निकलती है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि जो आपकी नदी है ये बलिया से ही, उत्तर प्रदेश के बलिया से एग्जिट करती है और प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से करती है। तो इन चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है अंततः। गाजीपुर भी गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, कहीं कहीं पर आपका गाजीपुर भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो जो गंगा नदी है सबसे पहले गाजीपुर से ही बिहार में प्रवेश करती है, उसके बाद गंगा नदी फिर से बलिया आ जाती है, फिर बलिया से भोजपुर बिहार पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अंततः यानी कि बलिया से ही एग्जिट करती है, इसको आप याद रखेंगे। इन चीज़ों को आप सही कर लेंगे। कल हमने गाजीपुर बताया था, तो कॉन्सेप्ट वो भी नहीं गलत है, ठीक है। वैसे अगर एग्जाम में सही मानने का तो आपका बलिया मानेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कल हमने कुछ नदियों के जान लिए थे नदियों के बारे में। आज हम जानते हैं आगे की नदी। आगे हमारी पहली नदी कौन सी है? राप्ती नदी। राप्ती नदी क्या है? घाघरा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। क्या है ये? घाघरा की सहायक नदी है, पूछा जाता है ये। और ये मुख्य धारा इसकी क्या है? बूढ़ी गंडक से मुख्य धारा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम होता है इसका रूकमकोट नेपाल से। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे प्रवेश करती है? वहाँ से निकल के ये बरहज देवरिया में, उसके बाद ये घाघरा में जाके मिल जाती है। कैसे निकलती है? जो राप्ती नदी है ये रूकमकोट नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश में देवरिया है, देवरिया जिला में एक स्थान है बरहज, वहाँ पे जाके फिर ये कहाँ जाती है? घाघरा में मिल जाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि उसके बाद ये क्या करती है? घाघरा में मिल जाती है। अब हम बात करें इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी सहायक नदी है रोहिणी और अरुण। और इसके तट पर शहर कौन कौन से हैं? तो गोरखपुर और देवरिया, यानी कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? गोरखपुर और देवरिया। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे राप्ती नदी के बारे में। तो हमने क्या देखा? राप्ती नदी क्या है? घाघरा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? तो निकलती है ये रूकमकोट नेपाल से, और फिर उत्तर प्रदेश के बरहज देवरिया में प्रवेश करती है। उसके बाद क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? रोहिणी और अरुण। और तट पर इसके शहर कौन कौन से बसते हैं? गोरखपुर और देवरिया। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं, इनको जान लीजिए। गंडक नदी के अन्य नाम कौन से हैं? नारायणी भी इसको कहते हैं और शालिग्रामी भी कहते हैं। तो ये क्या है? गंडक नदी का अन्य नाम है, गंडक नदी का अन्य नाम है, ठीक है। फिर हम बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। देखिए, तिब्बत से ही जब ये निकलती है तभी इसका नाम गंडक नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन उद्गम इसका तिब्बत से होता है, फिर ये जाती है नेपाल, फिर नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक त्रिशूल नदी और एक काली गंडक, ठीक है। त्रिशूल नदी और काली गंडक जब निकलती है और दोनों जब यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? नेपाल में, ठीक है। दोनों निकलती हैं और नेपाल में मिलती है, तो नेपाल में ही इसका नाम गंडक रखा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर नेपाल से निकल के ये गंडक नदी कहाँ पर जाती है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर से होते हुए पटना में जाके गंगा से मिल जाती है, याद रखिएगा इतनी चीज़ों को। तो पूछा जाता है गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर तिब्बत ही रहेगा। और गंडक नाम कहाँ पड़ा? नेपाल में। नेपाल में जो तिब्बत से निकली नदी उसे गंडक कहा गया, ठीक है, क्योंकि तिब्बत में तो गंडक कहेंगे नहीं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी को हमने देखा, इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी और शालिग्रामी है इसका अन्य नाम है। एक सेकेंड, ओके। फिर बात करेंगे उद्गम कहाँ से करती है? तिब्बत से करती है, उसके बाद नेपाल और भारत में फिर प्रवेश करती है, और इसका नाम नेपाल में ही गंडक पड़ता है। और ये किस किस शहर, तट पर इसके शहर कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। महाराजगंज और कुशीनगर है। तो इनको हम याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए गंडक नदी के तट पर जो है कौन कौन से जिले से होकर ये प्रवेश करती है, कौन कौन से जिले में, तो महाराजगंज और कुशीनगर हो गया आपका। फिर उसके बाद कुशीनगर से पटना में जाके गंगा से मिल जाती है, इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। और ये जो नदी है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, याद रखेंगे हम। यूपी और बिहार की क्या है? सीमा बनाती है,
ठीक है। गंडक नदी यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो ये हो गई आपकी राप्ती नदी और गंडक नदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं चंबल नदी पे। चंबल नदी क्या है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी, तो यमुना थी, ठीक है। तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, याद रखिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में आकर इटावा में आकर फिर यमुना में मिल जाती है। तो याद रखेंगे चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर यमुना में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ये जो है यमुना से मिलती है, तो इटावा से मिलती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, और ये फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर आती है उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर फिर यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंबल नदी कहाँ पर यमुना में मिलती है। और इससे किनारे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके में आपका मेंशन किया है कि चंबल नदी जो है में मध्य प्रदेश में के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो रतलाम, उज्जैन और भिंड, ठीक है। तो रतलाम, उज्जैन और भिंड ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के शहर हैं और ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। और राजस्थान में कोटा और धौलपुर जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को आप, ठीक है। फिर हम आगे बात करें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। कौन कौन सी है? बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। और जो क्षिप्रा नदी है, ध्यान से सुनिएगा, क्षिप्रा नदी है ये तो इस मध्य प्रदेश में इसके किनारे क्या है? कुंभ लगता है, याद रखिए। एमपी में इसके किनारे क्या है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है क्षिप्रा में, ठीक है। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो चलिए हम एक बार चंबल नदी को और भी जानते हैं, फिर इसके बारे में कुछ अपरदन को जान लेते हैं। तो चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, फिर राजस्थान पहुंचती है, फिर उत्तर प्रदेश में इटावा में आकर यमुना से मिल जाती है। फिर मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? रतलाम, उज्जैन और भिंड, ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और राजस्थान का कोटा और धौलपुर है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं चंबल नदी की? तो बनास, पार्वती और काली सिंध। देखिए इसमें एक चीज़ आप और याद रखेंगे, ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। तो चंबल नदी जो है अवनालिका अपरदन करती है। चंबल नदी क्या है? अवनालिका अपरदन करती है। हो सकता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अवनालिका अपरदन करती है, अवनालिका अपरदन करती है। और इसके बाद क्या करती है? ये बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। कहते हैं चंबल के डाकू ये बीहड़ के ही पीछे छिपे होते हैं। निर्माण, ये बीहड़ क्या होता है? जब ये अपरदन होता है उसके बाद मिट्टी के कुछ टीले होते हैं, वो टीलों को ही बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी, ये पूछा जाता है कौन सी नदी अवनालिका अपरदन करती है? तो चंबल नदी करती है। और अवनालिका अपरदन के बाद ये बीहड़ का निर्माण करती है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? तो चंबल नदी। बीहड़ का निर्माण चंबल और यमुना दोनों करती हैं, हमने कल भी बताया था आपको इन चीज़ों को, तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। और जो गंडक आपकी है इसका पुराना नाम सदानीरा भी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो हमने चंबल नदी देख ली, अब इसमें कुछ बचा नहीं। क्षिप्रा नदी के किनारे क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। चंबल नदी अवनालिका अपरदन के बाद बीहड़ का निर्माण करती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं सिंध नदी। तो सिंध नदी क्या है? ये भी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। सिंधु नहीं है, सिंध है, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से, यानी कि विदिशा जिला, मध्य प्रदेश से। देखिए विदिशा जिला भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। विदिशा जिला किसमें अग्रणी है? प्रथम है। तो 5G तकनीकी में पहला स्थान आकांक्षी जिलों में मिला हुआ है विदिशा जिला को, मध्य प्रदेश के है। तो करंट अफेयर्स में हमने आज पढ़ाया है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं मालवा के पठार से जो सिंध नदी है उत्तर प्रदेश में आती है। तो उत्तर प्रदेश में इटावा और जालौन के बीच यमुना से मिल जाती है। देखिए बहुत सारी बुक में कहीं पर लिखा है कि इटावा में आकर यमुना से मिलती है, कहीं पर लिखा है जालौन में। तो ऐसे देख लीजिए कि इटावा और जालौन में आकर क्या है? यमुना से मिल जाती है सिंध नदी। तो ध्यान से हम देखेंगे कि सिंध नदी जो है यमुना की सहायक है। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। और विदिशा जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर इटावा और जालौन के बीच यमुना नदी से मिल जाती है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। ये सिंध नदी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं बेतवा नदी को। तो बेतवा नदी क्या है? ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्य पर्वत से होता है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। कौन सा जिला? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। फिर आगे हम क्या देखते हैं? इसकी सहायक कौन सी है? धसान नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये नदी उत्तर प्रदेश में जो है हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा इतनी चीज़ों को, ठीक है। तो हमने देखा बेतवा कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है, उद्गम विंध्य पर्वत है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। और सहायक नदी धसान नदी, और ये आकर हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर आगे क्या है? केन नदी। केन नदी का अन्य नाम क्या है? कर्णवती।
केन नदी का अन्य नाम क्या है? कर्णवती, ये भी हम जानेंगे, अन्य नाम कर्णवती है। तो इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में फतेहपुर से होते हुए यमुना में मिल जाती है। याद रखिएगा कौन से जिले से? चिल्ला गांव से। केन नदी क्या है? कर्णवती इसका अन्य नाम है और इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से और ये उत्तर प्रदेश में आकर चिल्ला गांव फतेहपुर में यमुना से मिल जाती है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ये सभी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर आगे बात करेंगे सोन नदी की। ठीक है, सोन नदी का बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की चोटी से होता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं छत्तीसगढ़ लिखा है तो ये हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि ये जो सोन नदी है ये उद्गम तो यहाँ से होता है, लेकिन पटना में, ये पटना के समीप गंगा से जाकर मिलती है। वो निकलती कहाँ से? अमरकंटक की चोटी से, और गंगा में कहाँ से मिलती है? पटना में मिल जाती है। फिर बात करेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रिहंद नदी, गोपद नदी, कुंदड़ नदी, जोलिहा नदी और महानदी। ये महानदी मेन वाली महानदी नहीं है। और रिहंद नदी की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। इस पर क्या बना हुआ है? रिहंद बांध बना हुआ है। क्या हम देखेंगे? बांध में भी देखेंगे, रिहंद बांध बना हुआ है सोनभद्र में। और यहीं पर क्या है? गोविंद बल्लभ पंत, क्या है? गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है यहाँ पर, कुछ है गोविंद वल्लभ पंत झील है यहाँ पर। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी याद रखेंगे। क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। चलिए हम एक बार और रिवाइज करते हैं। 2-3 नदियाँ और बची हैं, उनको भी यहाँ से कवर कर लेंगे, फिर देखते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? कौन सी नदी थी? राप्ती नदी थी आपकी। ध्यान से देखिएगा, राप्ती नदी घाघरा की सहायक थी। ये उद्गम कहाँ से हुआ है? रुकमकोट नेपाल से, फिर उत्तर प्रदेश के बरहज देवरिया में आकर घाघरा से मिल जाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? रोहिणी और अरुण। तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं इसके? गोरखपुर और देवरिया। ठीक है, फिर गंडक नदी आते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी और शालिग्राम है। उद्गम होता है तिब्बत से और उसके बाद नेपाल जाती है, उसके बाद भारत में आती है। तो भारत में कहाँ? भारत में उत्तर भारत में आती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिशूल नदी और काली गंडक नदी जब मिलती है तब इसका नेपाल में नाम क्या पड़ता है? गंडक पड़ता है। यही नदी होती है हमारी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर से होकर गुजरती है, उसके बाद पटना में जाकर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा से। ठीक है, फिर बात करेंगे चंबल नदी की। और गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। फिर बात करेंगे चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम होती है जनापा पहाड़ी से मध्य प्रदेश से, उसके बाद ये राजस्थान जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में आकर इटावा में यमुना से मिल जाती है। और मध्य प्रदेश में इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? रतलाम, उज्जैन, भिंड, और राजस्थान में कोटा और धौलपुर। और सहायक नदी कौन सी है? बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा। छिप्रा के किनारे क्या है? कुंभ मेला लगता है। और जो चंबल नदी है ये अवनाली का अपर्दन करती है और बीहड़ का निर्माण करती है, तो याद रखिएगा। फिर बात करेंगे सिंध नदी, यमुना की सहायक है। उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा और जालौन के बीच यमुना से मिल जाती है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर बेतवा नदी की बात करेंगे, यमुना की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से हुआ है? विंध्य पर्वत से हुआ है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। और सहायक नदी कौन सी है? धसान नदी है। और बेतवा नदी जो है हमीरपुर यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर में आके उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। केन नदी अन्य नाम क्या है? कर्णवती है। उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और ये उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव फतेहपुर में आकर कहाँ से मिलती है? यमुना से मिल जाती है, यमुना की सहायक है। ठीक है, फिर सोन नदी की बात करेंगे। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक चोटी से हुआ है और मिलती कहाँ पर है? गंगा के समीप, पटना के समीप गंगा से मिलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रिहंद नदी, गोपद नदी, कुंदड़ नदी और जोलिहा नदी और महानदी। और उस रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी बना हुआ, और यहीं पर क्या बना हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत झील जो है यहीं पर, और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब 2 नदियाँ और बची हैं, उनको भी हम जान लेते हैं, बस उत्तर प्रदेश की नदियों का आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम। तो आगे क्या है देखते हैं हम। आगे क्या है? हमारी टोंस नदी है, हिंडन नदी है, बस यही 2 नदियाँ बची हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं टोंस नदी क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? सतना जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ पर है ये? सतना जिला मध्य प्रदेश में, बस इतना आपको याद रखना है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी, और ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ये टोंस नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या है? गंगा की ये सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसकी सहायक नदी बेलन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इतनी चीज़ें हैं। तो टोंस कहाँ मिलती है? गंगा से प्रयागराज में। फिर बात करते हैं हिंडन नदी की। ये वैसे सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, वो लगभग गंदी नदी मानी जाती है, प्रदूषित नदी। ये यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड से। ठीक है, शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा इसको, 1 सेकेंड।
और ये फिर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शाकंभरी से प्रवेश करती है। शाकंभरी मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में लगता है, याद रखिएगा। हमने मेला का चैप्टर आपका करा दिया है उत्तर प्रदेश में, तो अगर आपने नहीं किया है तो जाके देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शाकंभरी से प्रवेश करती है। और बता देते हैं कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा। और ये जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। उसके बाद कहाँ मिल जाती है? गंगा यमुना में मिल जाती है। तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर से हम देख लेते हैं हिंडन नदी के बारे में और टोंस नदी। टोंस नदी गंगा की सहायक है। उद्गम क्या है? कैमूर की पहाड़ी। सहायक नदी है बेलन, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी यमुना की सहायक है। उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक श्रेणी, उत्तराखंड से। फिर आती है उत्तर प्रदेश में, कैसे प्रवेश करती है? सहारनपुर से, ठीक है, और शाकंभरी में। फिर बात करते हैं कि इस किनारे कौन कौन से शहर हैं। तो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। उसके बाद यमुना में मिल जाती है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की नदियों का चैप्टर खत्म। अब उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। यमुना नहीं है कि रामगंगा नहीं है कि कोसी नहीं, घाघरा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश की नदियों के क्रम में हमने सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ ही टॉपिक आपके बच्चे हैं, लगभग हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करें कि अगर इसकी पीडीएफ, दोनों क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा? टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप पीडीएफ पा जाएंगे। पुरानी पीडीएफ भी पड़ी है तो यहाँ से ले सकते हैं। और हम बात करें कि हमने अभी कल ही स्टार्ट किया है आपका, ठीक है, आज ही स्टार्ट किया है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। इसको जरूर देखिए, बहुत फायदेमंद होगी आपके लिए कि 5-6 मिनट में अगर आप पूरे टॉपिक का रिवीजन कर ले रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जा रही है, कोई आपका समय भी नहीं जा रहा है, तो आप चाहे जब इसको रिवाइज कर सकते हैं। हम बात करें हिंदी में, वीडियो के दृष्टिकोण से हमने आपका पूरा साहित्य कंप्लीट कर दिया। हिंदी साहित्य में कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, तो प्लीज़ जाके देखिए। पूरे काल, पत्र पत्रिकाएं, सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। और साथ में व्याकरण भी हमने लगभग चीज़ों को पढ़ा दिया है। और जो चीज़ें नहीं पढ़ाई, जैसे पर्यायवाची हुआ, मुहावरा हुआ, तो ये सब आप प्रैक्टिस में देख लेंगे। फिर हम बात करें पत्र लेखन, हमने पूरा पत्र लेखन पढ़ा दिया। लगभग 12 वीडियो है, एक पत्र हमने एक वीडियो में पढ़ाया है पत्र लेखन में, और एकदम बढ़िया से समझा के फॉर्मेट के साथ में। बस इसके क्वेश्चन कराने बाकी हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी करा देंगे। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जीके हम करा ही रहे हैं, जो आप देख रहे हैं जीके कैप्सूल उत्तर प्रदेश की। और करंट अफेयर्स हमारी रोज़ शाम को वीडियो आ जा रही है। 11 क्लास आ चुकी है, 12 क्लास, तो इसको जरूर देखिए उत्तर प्रदेश जीके, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का रोल कम से कम रहेगा, आपका 12 से 13 क्वेश्चन का रोल रहेगा, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स मिला के उत्तर प्रदेश की, और उसके साथ रीजनिंग की भी आपकी चल रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए, और टेलीग्राम पे आपको देर रात तक मिल जाएगी पीडीएफ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में जो आपकी सुपर फास्ट रिवीजन आ रही है उसको देखिए, बहुत काम वाली है आपके, वो बहुत काम आएगी, क्योंकि ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा और चीज़ों को जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।